अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी टाकरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। मुल्क इस वक्त मुख्तलिफ बहरानों में घिरा हुआ है। पानी, बिजली और गैस तो पहले ही मौजूद नहीं थी और इन बहरानों को दूर करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल दरामद हुकूमत की तरफ से जारी है, लेकिन अभी तक इन बहरानों पर किसी तौर कंट्रोल नहीं किया जा सका है। पेट्रोल का बहरान जो है वो अब मजीद बढ़ चुका है और एक सूबे के बाद वो दूसरे सूबे में पहुंचा और अब ये कहा जा रहा है कि सिंध में भी आइंदा कुछ दिनों में पेट्रोल का बहरान जो है वो पैदा होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। अब से हमने पहले ये देखा कि एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री को ब्लेम करती हुई नजर आई और वजारत पेट्रोलियम वजारत खजाना को जिम्मेदार करार दे रहे थे कि चूंकि हमें फंड्स इशू नहीं किए गए, इस वजह से हम पेट्रोलियम की खरीदारी नहीं कर सके। और आज जब बाकायदा इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हुए नजर आए हैं कि पेट्रोलियम बहरान की वजह न किसी ऑफिशियल्स की गलती है और ना वजारत पेट्रोलियम इसके बहरान की जिम्मेदार है, बल्कि चूंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो चुकी है, लिहाजा असल मसला यहीं से पैदा हो जाता है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख कम हुए तो पेट्रोल का बहरान सामने आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख पूरी दुनिया में कम हुए हैं, बैनुल अक़वामी मार्केट में निर्ख कम हुए हैं, कहीं बहरान सर नहीं उठा रहा। पाकिस्तान में ही क्यों ये मसले सामने आ जाते हैं और बिलखुसूस मौजूदा हुकूमत जिन बहरानों पर कंट्रोल करने के लिए हमें मुख्तलिफ पॉलिसीज देती हुई नजर आ रही थी, मुख्तलिफ बयानात और मुख्तलिफ दावे करती हुई नजर आ रही थी, अभी तक उनको कंट्रोल नहीं कर सकी है। क्यों है इस तरह का? मुस्लिम लीग नून के लिए ये दौर क्यों इतना मुश्किल साबित हो रहा है और जिन बहरानों का उसको सामना है उसमें तमाम सियासी जमातों का साथ होने के बावजूद क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? वजीर खजाना साहब भी आज ये कहते हुए नजर आए कि ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल के बहरान के पीछे किसी बहुत बड़ी साजिश का हाथ है और कोई बहुत गहरी साजिश तैयार की गई है उनकी इस हुकूमत के खिलाफ। वजूहात क्या हैं, इस पर किस तरह से जिम्मेदारों को कटहरे तक पहुंचाया जाएगा? आज इजलास की सदारत के दौरान ये कुछ बयान सामने आए वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के, वो ये कहते हुए नजर आए कि आज हम फैसला करके उठेंगे कि जो जिम्मेदार है इस बहरान का वो कौन है और उसको करार वाक़ई सजा भी दी जाएगी। लेकिन उस इजलास के बाद ये जो बयानात हैं वही सामने आए कि जी तहक़ीक़ाती कमेटी कायम कर दी जाएगी, जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी, बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। ये वही बयानात हैं जो रिवायती बयानात सामने आते रहते हैं। मसला कितने दिनों में हल होगा और आइंदा सूबों में मजीद ये ना फैले उसके लिए क्या इस वक्त प्लानिंग तैयार की जा रही हैं और क्या मजीद जो दीगर मुश्किलात का सामना है हुकूमत को उनको ख़त्म करते हुए वो नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही है? हुकूमती मसाइल क्यों नहीं हल हो पा रहे हैं और क्यों नहीं वो उसको ख़त्म कर पा रहे हैं मौजूदा हुक्मरान? इस पर हम आज कुछ बात करेंगे। इसके लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं डॉक्टर करीम ख्वाजा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इनके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ माहिर माशियात जनाब अतीकुर रहमान साहब, आपको भी सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपसे भी इसी बारे में कुछ बात करना चाहेंगे कि हुकूमत की जो फुर्तियाँ हैं वो इजलासों तक जो है वो हमें नजर आती हैं। जल्द से जल्द इजलास तलब कर लिए जाते हैं, तमाम मिनिस्टर्स एक टेबल पर आ जाते हैं, फैसले हो जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारान होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किसी किस्म की हमें नजर नहीं आती। आखिर इसकी क्या वजह है और अगर यही सिचुएशन चलती रही तो क्या हुकूमत अपने मसाइल पर काबू पा सकेगी या नहीं पा सकेगी? इस पर हम कुछ बात करेंगे। करीम साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आएंगे और सबसे पहले यही हम बात करना चाहेंगे कि पहले पानी, फिर बिजली, फिर गैस, उसके बाद पेट्रोलियम का बहरान सामने आ जाता है। एक के बाद एक बहरानों का सामना है, अमनो अमान की सूरत हाल सबके सामने पहले ही मौजूद है, तो कैसे मसले हल होंगे अवाम के? थैंक यू। मुस्लिम लीग नून को से डिलेमा ये है कि जब से उनकी हुकूमत आई है तो उनको खुद एतमादी का क्राइसिस है। उसका रीज़न है जो मैं समझता हूँ, रीज़न ये है कि मुस्लिम लीग ने अपनी जो मिनिस्टर्स किए हैं वो तकरीबन सेंट्रल पंजाब या लाहौर से लोग किए हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने दूध की नदियाँ बह दी, मगर पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि पीपल्स पार्टी ने जो वज़ीर मुकर्रर किए थे वो कराची से भी थे, अंदरून सिंध से भी थे, गिलगित बल्तिस्तान से भी थे, अपना खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, साउथ पंजाब, पोटवार, तो उसमें जो है चीज़ों को समझा जा सकता है। अब एब्सोल्यूट चीज़ मियाँ साहब के हाथ में है, मियाँ साहब जब आए तब फैसले हो। और वज़ीर साहबान ये कि जो क्राइसिस जो 4-5 महीने थे, अगर पीपल्स पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से इंटरवेन नहीं करती तो इनके लिए बड़े मसले थे। अब छोटे छोटे मसले जो कि बहुत इजीली नमूने हल हो सकते हैं वो ये हल नहीं कर सकते। अब ये बहरान इन्होंने जो समझ में आ रही है बात कि इन्होंने इलेक्ट्रिक पैदा करने के लिए जो तेल था पीओसी से लेकर उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, तो वो सारा जो इम्पैक्ट गाड़ियों पर आ गया। तो ये इनकी नैरो विजडम है और इनमें कलेक्टिव विजडम नहीं है। इन कलेक्टिव विजडम नहीं होने की वजह से बहराना दिन जन्म ले रहे हैं। मसलन इमरान खान का जो इशू था वो भी
اوائلی سٹیج میں حل ہو سکتا تھا. مولانا طاہر القادری کا مسئلہ بھی اوائلی سٹیج میں حل ہو, مگر انا پرستی, کنسلٹیشن نہیں کرنا. آپ کنسلٹیشن کریں لوگوں سے جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. مثال کے طور پر یہ جو بحران کیوں آنے دیا گیا؟ کیا ان کے منسٹر سو رہے تھے؟ یہ اسمبلیز میں نہیں آتے ہیں, یہ سینٹ میں نہیں آتے ہیں, یہ اسکپ کرتے ہیں, یہ اپنے مطلب دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں اپنے پرائم منسٹر کو, اور ایک ایروگینٹ اور ایک ایگو سینٹرک ان کا جو ہے اپروچ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ بحران جنم لے رہے ہیں. اور آج بھی اگر جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کانکریٹ ان کو چاہیے تھا کہ جو پیٹرولیم کا وزیر ہے اس کو سیک کر دیتے, کسی اور کو ٹاسک دے دیتے, اور جس طرح انہوں نے سیکرٹری اور دوسروں کو سیک کیا, منسٹر کو بھی سیک ذمہ داری وزارت پیٹرولیم کی ہے. آپ یہ سمجھتے کہ وزارت پیٹرولیم اس کی ذمہ دار ہے؟ دیکھیں نا, اگر ان کو ذمہ داری تھی تو انہوں نے لیٹر لکھا ہوگا پرائم منسٹر کو, وہ شو کرے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہر فیصلہ پرائم منسٹر اکیلا کرتا ہے. ٹھیک, اگر انہوں نے لکھا بھی ہوگا تو اس کا انتظار ہوگا. اور میاں صاحب کا یہ ہے کہ میاں صاحب فائل رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں, فائل ڈسپوز نہیں کرتے. ایک سال سے فائلیں پڑی ہیں, 1.5 سال سے, اور ایزیلی سوچتے ہیں, پتہ نہیں سوچتے رہتے ہیں, سنجیدہ نہیں لیا جاتا ایشوز کو. اسی وجہ سے ان کے فیصلے بھی تاخیر سے ہوتے ہیں اور مسائل حل کرنے میں اسی لیے تاخیر کا سامنا رہتا ہے. عتیق صاحب, آپ کی طرف آئیں گے. اور یہ جو اچانک کہا جا رہا ہے کہ جی بحران سامنے آ گیا اور قیمتوں میں کمی وجہ قرار دی جا رہی ہے, کیا واقعی یہ وجہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں چونکہ کم ہو گئی ہیں تو لہٰذا اس کا جو ہے وہ طلب میں اضافہ ہو گیا؟ اس کو سمجھ میں آتی ہے کوئی یہ بات؟ دیکھیے, بہت شکریہ. سچویشن کافی کمپلیکیٹڈ ہے, اور اکنامک پرسپیکٹو پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو کچھ چیز کلیئر نہیں ہو رہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ایک کے اوپر ایک پرابلمز آ رہے ہیں, اور وہ پرابلمز سالو ہونے کے بجائے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. اگر اکنامک گروتھ نہیں ہوگی کنٹری کی, اور چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہوں گے, اور یہ چیزوں کے سولوشنز نہیں آئیں گے, تو ہر آدمی جو اتنی مشکل میں ہے وہ مزید مشکل میں گھرتا چلا جائے گا. اور یہ مشکلات اس ملک کو آگے بڑھانے کے بجائے پیچھے کی طرف لے آئیں گی. ایک چیز میں آپ کو کلیئر کروں کہ آپ نے ابھی بات کی کہ آئل کے پرائسز گر رہے ہیں. آئل کے پرائسز گر رہے ہیں, اور سبھی نے آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت وائڈ ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. اگر آئل کے پرائسز گر گئے ہیں تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کیوں نہیں چیک ہو رہا؟ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ پچھلی دفعہ سے جب آئل کے پرائسز ہائی تھے, اب جب آئل کے پرائسز گر گئے تو اکنامیکلی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں 34% زیادہ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ, اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا وائڈن ہوتا جا رہا ہے. جبکہ اس کو کم ہو جانا چاہیے, پیٹرولیم بے پناہ طریقے سے کم ہو جانا چاہیے تھا, وہ بہت وائڈ ہو گیا. تو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ اتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہی اور کلیئر نہیں ہو رہا. اس کو تو بڑا اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس کے کیا ریزنز ہیں. ابھی ریزنز پہ ہم جا نہیں پاتے کہ دوسرا پرابلم ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے. کبھی بجلی نہیں تھی, کبھی انرجی کرائسس ہے, کبھی لا اینڈ آرڈر ہے, اب یہ پیٹرولیم کے کرائسس آ گئے. اب میں دیکھتے ہوئے آیا ہوں سارے راستے, گھنٹوں لگ گئے روڈ پہ, اتنا ٹریفک ہے پہنچنے میں یہاں تک کہ جو ہمارے صوبے پنجاب میں پرابلم ہوا ہے وہ پرابلم یہاں کریٹ ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے. اور یہ سب چیزیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بھی خراب کریں گی. آگے لا اینڈ آرڈر اتنا خراب ہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں فارن انویسٹرز کو لے کر آئیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم کچھ ڈیولپمنٹس کریں, ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اتنا زیادہ ان امپلائمنٹ ہے تو اس کو چیک کریں. کیسے ہوگا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اینڈ آئی ایم آلسو کنفیوز کہ اگر آج مجھ سے آپ یہ آنسر مانگیں تو میں آپ کو ایک بہت زیادہ پیرامیٹرز میں اور بیسز بنا کر پیش کر رہا ہوں کہ جب پیٹرولیم کی مصنوعات کم ہو گئیں, دام کم ہو گئے, تو بیلنس آف پیمنٹ آٹومیٹیکلی چیک ہونا چاہیے اور بیلنس آف ٹریڈ بڑھنا چاہیے, ٹریڈ ڈیفیسٹ نیرو ہونا چاہیے. وہ وائڈن ہو رہا ہے, وہ پچھلے کے مطابق 34% زیادہ ہو گیا. یہ ساری سچویشن کچھ ٹھیک نہیں ہے. ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کیسے جلد حل کیا جائے, اور ان کا حل ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ان کا حل ہونا بہت ضروری ہے. اور جس طرح سے آئندہ روز میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید کم ہوں گی, اور اگر اسی طرح سچویشن رہی اور یہی وجہ قرار دی جاتی رہی پیٹرولیم کے بحران کی کہ قیمتوں میں کمی کی وجہ سے بحران کا سامنا ہے, تو آئندہ آنے والے دنوں میں شاید پیٹرولیم کوئی نایاب چیز بن جائے. اس پر کچھ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کا وقت ہو گیا, اور بریک کے بعد واپس آ کر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہوں گے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ماہر اشتیاق, ان سے بھی کچھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. نیا سرف ایکسل, یہ مشکل داغ نکالے صرف ہاف ٹائم میں. نئی ٹیٹلی گولڈ, پسند آئے تو پیسے واپس. اپنے بچے کو دیں نیسلے بنیاد, بہتر مستقبل کی مضبوط بنیاد.
Nestle, good food, good life. टपाल फैमिली मिक्सचर, तुमसे है घर मुकम्मल। नेस्ले सेरेलैक है नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। Nestle, good food, good life. ये सिर्फ टेबल नहीं, ये हर घर का दिल है, और हर डाइनिंग टेबल के दिल में जान डालता है महफूज और पाक दूध ऑलपर्स। ये क्या है? और टी शर्ट? ऐसे जिद्दी दाग कैसे निकलेंगे? सर्फ एक्सेल है ना। इतना महंगा पाउडर? महंगा लगता है पर है नहीं। सर्फ एक्सेल का 1 चम्मच जो जिद्दी दाग निकाले वो आम पाउडर के 3 चम्मच भी न निकाल पाए। यानी महीने में तुम्हारा 1 पैकेट मेरे 3 पैकेट से बेहतर। सर्फ एक्सेल के दाम पे मत जाओ और पूरे महीने का हिसाब लगाओ। सर्फ एक्सेल। बाईस 22,000 मुरब्बा किलोमीटर वसी थर के दुश्वार गुजार इलाके में सफर की सहूलियात की गैर मौजूदगी यहाँ की पसमानदगी की एक अहम वजह थी। अब थर में नई सड़कों की तामीर से खेत से मंडी तक, गोट से शहर तक, दूर दराज देहात से अस्पतालों, स्कूलों और रोजगार के मराकज तक सफर आसान हो गया है। हर गोठ में रोड रस्ता आहिनि, जहाँ में सुबह अचनि, सुबह सो वञनि था स्कूल, शाम वापस घर मोटी अचनि था। तमाम 5 सालनि 7 सालनि में ॾाढो फज़ीलत सां कमु कयो आहे, ॾाढो तेज़ कमु कयो आहे। थर में जेतिरो कमु थर में थियो आहे इहो तस्वर बि कोन हो, ऐं ॿियनि ज़िलनि में बि एतिरो न थियो जेतिरो असां वटि थियो आहे। थर में नई सड़कों का जाल पूरे इलाके में तरक्की और खुशहाली की नई राहें खोलेगा। सदियों से पसमानदा थर पार्कर अब तरक्की की राह पर। थर पार्कर में बुनियादी सहूलियात की फराहमी में मसरूफ़े अमल। हुकूमत सिंध। Coke Studio, Episode 6. Abida Parveen and Rahat Fateh Ali Khan. Usman Riaz. Javed Bashir. Zohaib Hassan and Zoe Zikaji. Coke Studio, Episode 6. मर्दों की टफ चिल पर लड़कियों वाली क्रीम बेहतर। फेयरमेंस मेंस फेयरनेस क्रीम का डर्मीटेक कंपाउंड है खास मर्दों की जिल के लिए, जो सांवलापन हटाए, चेहरे पे रौनक जगाए और सनस्क्रीन मिरेकल धूप से बचाए। फेयरमेंस मेंस फेयरनेस क्रीम बाय स्किन केयर। नेस्ले सेरेलैक है नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। टपाल फैमिली मिक्सचर, तुमसे है घर मुकम्मल। अपने बच्चे को दे नेस्ले बुनियाद, बेहतर मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद। Nestle, good food, good life. नई टेटली गोल्ड, पसंद आए तो पैसे वापस। नया सर्फ एक्सेल, ये मुश्किल दाग निकाले सिर्फ हाफ टाइम में। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत अब तक बहरानों का जो है वो खात्मा क्यों नहीं कर सकी और मसाइल के हल में नाकाम क्यों नजर आ रही है, इस पर हम कुछ बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली है महर इश्तियाक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे महर साहब, और ये जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर क्या वजूहात हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं कि हुकूमत इन इशूज़ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, एक के बाद एक नया इशू सामने आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ये आपने दुरुस्त कहा कि ये तो बहरहाल ये जो पेट्रोल वाली अगर आप बात कर रही हैं तो ये तो मामला जो है, मेरा ख्याल है कि इसमें यकीनन गवर्नमेंट की जो है इसमें जिम्मेदारी बनती है कि पहले से प्रिएम्प्ट करे किसी चीज़ को। मेरा ख्याल है यहाँ पे हमसे गलती हुई है कि हमने प्रिएम्प्ट नहीं कर सके कि डिमांड बढ़ गई, और क्योंकि आगे कीमतें कम हो रही थी इसलिए शायद कोशिश की गई कि कौम का पैसा बचा लिया जाए और ताकि ज्यादा जो स्टॉक है वो ना हो, और आगे जब अगले महीने
पेट्रोल कम जो हो रहा था, तो इसलिए शायद ऐसा मामला पेश हुआ। लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि जल्दी इस पे हम काबू पा लें। लेकिन जो हुकूमत के वुज़रा हैं वो तो कुछ मुतज़ाद बयानात देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वज़ीर ख़जाना की बात करें तो वो कहते हैं ऐसा लगता है कोई गहरी साजिश इस वक्त तैयार की गई है उनके लिए, जबकि वज़ारत पेट्रोलियम की देखिए ऐसा कोई मामला था नहीं हमारे। ये तो दुरुस्त है कि अचानक ये ऐसा मामला उठ खड़ा हुआ है। एक होता है ना कि पहले से पता हो कि ये मामला आ रहा है, तो लेकिन ये ऑल ऑफ सडन एक इशू बन गया और पब्लिक को बहुत तकलीफ हुई इससे, और एक बहुत बड़ा इशू बन गया इस वक्त। तो इसे बहरहाल हम प्रयोग तो करेंगे कि क्या वजूहात हुई ताकि आइंदा कोई ऐसा मसला पेश ना हो। नहीं, वजूहात तो सामने आ रही है कि चूंकि रिजर्व्स मौजूद नहीं थे पेट्रोलियम के, इस वजह से अचानक इस बहरान का सामना करना पड़ा। या तो हुकूमत आगाह नहीं थी कि रिजर्व्स मौजूद नहीं है, या हुकूमत को बताया गया तो फिर उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया गया, उसको संजीदा नहीं लिया गया बात को। ये तमाम तर चीज़ें आज इजलास में डिस्कस हुई होंगी और इजलास में ये फैसला भी किया जाना था कि आज हम जिम्मेदारों का फैसला करके उठेंगे कि किसकी गलती है, किसकी कोताही है, जिसकी वजह से आवाम को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन वही रिवायती बयानात सामने आ सके, कोई जिम्मेदार अभी तक ठहराया नहीं गया इस सिलसिले में। नहीं बिल्कुल, मैं अगर वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि हम जिम्मेदारी का तयन करेंगे तो फिर यकीनन इसका तयन तो होगा। तो इसीलिए तो जब कोई मसला दरपेश होता है या आता है तो फिर ये आइंदा के लिए की बात है कि ताकि ये जो आज मसला पैदा हुआ है ये आइंदा के लिए ना हो। इसलिए उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि कहाँ पे ये गलती हुई है, हमारे साथ कहाँ पे गलती हुई है, और उसका फिर इंशाल्लाह ताला ताकि आइंदा ये गलती ना दोहराई जाए। गलती तस्लीम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आइंदा। बिल्कुल, देखिए हुकूमत जिम्मेदार है किसी भी चीज की। जब हुकूमत होती है तो वो ही जिम्मेदार है। अगर कोई यहाँ पे शॉर्टेज हुई है तो ये हुकूमत जिम्मेदार है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। कोई लोग तो नहीं है, लोग बेचारे तो देखे ना लाइने में अगर लगते हैं, तकलीफ में हैं, तो ये हमें तो साथ होना है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। महर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि महर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की और एक्सेप्ट कर रहे हैं सब लोग कि ये प्रॉब्लम जो आए हैं, लेकिन देखिए हर हुकूमत हो, चाहे एक छोटा सा घर हो, चाहे कोई भी जगह, उसकी एक फोरकास्टिंग होती है, एक प्लानिंग होती है, और उस पर मैं देख रहा हूँ कि कोई प्लानिंग नहीं नज़र आ रही, कोई फोरकास्टिंग नहीं नज़र आ रही। और अच्छा, अगर एक डिसास्टर आ गया तो फिर एक डिसास्टर मैनेजमेंट भी होती है हमेशा, वो भी मुझे होती भी नज़र नहीं आ रही। वन प्रोविंस देन अनदर प्रोविंस एंड आई डोंट नो, मे बी द होल कंट्री नाउ। तो ये जरा देखें, ये कुछ लैक पोल्स हैं, इस पे कुछ स्टडी करें आपकी हुकूमत के लोग और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम बार बार ना आए सर हम लोगों को। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि एक तो शॉर्टेज तो हुई, मैंने तो कहा ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हर चीज को पूरा करे, लेकिन ये दूसरी तरफ ये है कि हमारा एक कल्चर भी है। वो ये है कि आपने कहा ना कि उसको जो मामला आया है तो उससे निपटने की भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमारे हाँ कुछ कल्चर ऐसा है कि अगर किसी जगह पे कोई शॉर्टेज होती है तो मेरी अगर रोजाना की 10 लीटर अगर मेरा है या 2 किलो है तो मैं 10 किलो खरीद लेता हूँ, या अगर मेरे 10 लीटर की बात है तो मैं टैंकी फिल कराता हूँ। तो मेरा तो फिर वही बात आ जाएगी ना कि जिन लोगों के पास क्लियर हो जाता है फिर मामला नहीं है, क्या वो कई लीटर पेट्रोल लेकर रिजर्व कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, नहीं देखे ना मामला जो देखने वाले हैं वो ये भी हैं कि ये दुरुस्त कहते हैं कि हर चीज का एक डेंजर लेवल होता है कि यहाँ तक इतने दिन का पेट्रोल हमारे पास होना चाहिए, इतनी हमारी कंजम्पशन है। ये भी ठीक है कि कंजम्पशन बढ़ भी गई। जो पॉलिसी है, जो कारकर्दगी है आपके वुज़रा की, वो नाकाम नजर आ रहे हैं। हर तरह से बहस तस्लीम कर लेना कि हमारा फेलियर है, हमारी गलती है। अगर देखिए जब पब्लिक जो तकलीफ में है तो हम ये अगर ये कहें कि पब्लिक का तो कोई कसूर नहीं है ना, इसमें कसूर तो यकीनन गवर्नमेंट का ही है। लेकिन मैंने ये कहा कि देखे कोई तो जिम्मेदार है ना। देखिए आपका बड़ापन है मेरे साथ कि आप तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत की गलती है, लेकिन जो रिलेटेड वुज़रा हैं, मिनिस्ट्रीज हैं इससे, इस इशूज से, वो कहते हैं डिमांड में देखे मेरी बात, जो चीज जस्टिफाई नहीं हो सकी वो देखे ना, जो कीमत कम हुई और सीएनजी से लोगों ने इधर शिफ्ट कर लिया, डिमांड की नहीं कैलकुलेशन हुई, लेकिन फिर भी इसके बावजूद एक मैकेनिज्म हर डिपार्टमेंट होता है कि एक डेंजर लेवल होता है, जब वहां तक पहुंच जाता है हर बंदे पता होना चाहिए ना कि इतना मिनिमम हमारे पास होना चाहिए स्टॉक। लेकिन गलती हुई है कहीं पे कि वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हुआ, पहुंच गए। मैं ये मेयर साहब कह रहे हैं कि सीएनजी पे लोग आ गए, तो सीएनजी पे आने की वजह से इंडस्ट्रीज को कितना प्रॉब्लम है। अब देखिए क्या हम अपने ऑर्डर्स को, एक्सपोर्ट्स को मीट कर सकेंगे आगे। मैं फिर ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा था, सर गौर कीजिएगा ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहा है, उसकी एक रीजन ये भी है कि आपके एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं और आपकी इंपोर्ट्स डबल डिजिट में आ गई हैं, इसका भी चेक होना चाहिए। बिल्कुल ये दुरुस्त कहते हैं आप कि ये तो जब दे रहे
تو سر انڈسٹریز تو بالکل برباد ہو رہی ہیں. جو 4 آدمی کام کرتے تھے ان کو وہ کام بھی نہیں ملے گا, تو انڈسٹریز بند ہو جائیں گی. یہ تو بڑا پرابلم. نہیں وہ تو جتنی انڈسٹری کو دے رہے ہیں وہ تو دے ہی رہے ہیں, لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کیونکہ پیٹرول سستا ہوا, اس کی وجہ سے وہ شفٹنگ ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر جو لائن میں لگنا ہے سی این جی کی, وہ پیٹرول ڈلوانے لگے, وہ ڈیمانڈ جو تھی اس کا یہ گیپ آیا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ سیویئر ہوا. میں صاحب مسئلہ ہے کہ ہائپوتھیٹیکل ہم بات کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پر حملہ ہو جاتا کہیں سے بھی, اور اگر یہ سچویشن ہوتی تو کتنا بڑا ڈیزاسٹر سارے ملک کا ہوتا. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے آپ مانتے ہی آپ کی بڑا پن ہے, آپ کی گریسنس ہے, آپ کی انڈیویجول, مگر یہ کہ اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ذمہ دار آپ کا جو منسٹر ہے اس کو آج سیک ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میر صاحب بڑے چانسز دیے ہیں. آپ پر ایک بہت بڑا بحران تھا, سب قوم آپ کے ساتھ رہی, اس بحران سے آپ نکلے ہیں, 4 مہینے 5 مہینے والا بحران. اس کے بعد یہ جو دوسرا آیا ہے, اگر اس میں بھی آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تو پھر تو آپ تنکے کی طرح بہ جائیں گے. یہ تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ انسان ہیلپ کرتا ہے, دوسری دفعہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ, بار بار تو آسمان سے ہیلپ نہیں آتی ہے. تو یہ تو آپ کو اس چیز کو بہت زیادہ سیریس دیکھیں نا, دیکھیں لاہور آپ کا بیس ہے, لاہور آپ کا الیکٹورل بیس ہے. کل آپ میڈیا یسٹرڈے ہر ٹی وی چینل پر لاہور کے لوگ جو ہے سخت تنقید اور سخت غصہ تھے آپ لوگوں پر. تو یہ اس چیز کو آپ کو بہت زیادہ سیریس لینا چاہیے. یہ آپ مان رہے ہیں, مگر آپ کی جو اوپر کی لیڈرشپ بڑی, اس کو جو ہے اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ بھئی ایک سازش ہے. بھئی حکومت میں آپ ہیں, بیوروکریسی آپ کے کنٹرول میں ہے, منسٹرز آپ کے ہیں, ہر چیز آپ کے پاس ہے, پھر سازش کیوں ہوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ سیریسلی لیں, کیونکہ یہ اس طرح کے بحرانات سے آپ کی حکومت تو جائے مگر ڈیموکریسی کو نقصان ہو سکتا ہے اس ملک کی. تو کائنڈلی آپ اس کو جو ہے سیریسلی لیں, اور آپ کی جو لیڈرشپ جو ہے کلیکٹیولی, آپ جیسے ایم این اے بہت اچھے ہیں, آپ لوگوں سے تو مشورہ ہی نہیں کرتے ہیں. وہ ایک 4 یا 5 کا جو لاہور کے لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں. ایون آپ سے فیصل آباد سے بھی کرتے ہیں, آپ کے جو ہے پوٹوار کے جو ہے, آپ کے جو کہیں سے وہ مشورہ نہیں کرتے. میں یہ آپ کو جو ہے سجیشن بڑا تنقید نہیں کر رہا ہوں, مگر ایک سیریس پاکستانی کی حیثیت سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو آنکھیں کھولیں, سیریس لیں, ورنہ یہ چیزیں بار بار آپ کو جو ہے اسکپ نہیں کرائے گی. آپ کی ان نائلوں کی وجہ سے ڈیموکریسی یا پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے, اس کو آپ کس حوالے سے لیں. ٹھیک نہیں, تجویز آپ کے اپنی جگہ پہ, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں. لیکن یہ درست ہے, میں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اسی لیے کہا نا کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کہاں ہمیں ہوا ہی ہے, یہ لیپس کہاں پہ ہوا, تاکہ یہ آئندہ کے لیے ہم بچا جا سکے, لوگوں کو تکلیف نہ ہو. آئندہ جو آج غلطی ہم نے کی یا ہو گئی وہ آئندہ یہ نہ دہرائی جائے. اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ایک مثال آپ کے سامنے دوں گا, ہمبلی میں آپ کے سامنے رکھوں گا مثال, کہ چلی ایک ملک ہے. 1972-73 میں 72-73 وہاں الیکٹڈ تھا آلندرے, جس کو پینوشے نے آؤٹ نکال دیا. اس کا ریزن تھا کہ اس پر بحران آیا تھا, وہ سوشلسٹ تھا, وہ اس کا جو ہے عوام کے لیے تھا, مگر آخری بحران اس کا اس طرح آیا کہ وہاں پیٹرول کا بحران جو پاکستان میں آیا اسی طرح آیا, اور اس کے بعد جو ہے پینوشے نے ٹیک اوور کیا اور آلندرے کو جو ہے آخر میں مارا گیا, اور دنیا نے بالکل آلندرے کے ساتھ تھی. مگر آپ دنیا کی مثال لیں, آپ دنیا کی مثال لیں, مہربانی کر کے آپ سیریسلی لیں, کیونکہ ہم پٹ چکے ہیں مختلف وقتوں میں. آپ کی نائریوں کی وجہ سے سینیٹر ہے نا, تو وہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ ہم تو ڈیموکریسی کو اسٹرانگ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کی نائریوں کی وجہ سے نقصان نہیں ہو, ہم یہ کہہ رہے ہیں. ہماری کارکردگی نہیں رہی تھی کچھ, لہٰذا آپ اس سے کچھ سبق سیکھ لیجیے, اور وہ ڈیموکریسی کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتے, لہٰذا اس وجہ سے کچھ تجاویز دے رہے ہیں. دیکھیں, کوئی کسی حکومت کے ناکام ہونے سے ڈیموکریسی ناکام نہیں ہوتی. ایک بات یہ میرا خیال ہے کلیئر کر لینی چاہیے. اگر کسی ایشو پہ آج واقعی بحران ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی 1-2-4 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم اوور کم کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, اس کو اوور کم کر لینا چاہیے. لیکن اب آئندہ آنے والے دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید کم ہو رہی ہیں, کوئی پالیسی موجود ہے حکومت کے پاس
کہ جو ریزروائرز ہونے چاہیے پیٹرولیم کے اتنے موجود ہیں, کتنے دن کے ذخائر موجود ہیں, کتنے دن کے ہونے چاہیے, یہ تمام چیزیں. یہ جو گیپ آیا میرا خیال ہے کہ کچھ اسی طرح کا یہ ہے کہ بھئی کیونکہ قیمتیں آگے جب قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں تو لوگ زیادہ سے زیادہ خریدتے ہیں کہ بھئی آئندہ ریلیف مل جائے گا تاکہ جب وہ بڑھیں گی قیمت. اب کیونکہ یہ کم ہو رہی تھی اس لیے شاید یہ جو ہوئی ہے جتنی غلطی وہ اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ چلے بچت ہو جائے گی, قوم کی بچت ہونی ہے کہ اگر بھائی سستا مل جائے گا اگلے مہینے. لیکن یہ ہے کہ یہ یقیناً ایک غلطی ہے, اس میں انڈر ایسٹیمیٹ کیا وہ ریزروائرز کو یا جو بھی یہ پیٹرولیم کا بحران تو ابھی کچھ دنوں کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے بعد بہتر ہو جائے گا میرا خیال. بالکل بات ہے بہتر ہو جائے گا, لیکن اب اس سے بجلی کا بحران بھی جو ہے اس کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا اور اس کے لیے انہوں نے وہی رینٹل پروجیکٹس اسٹارٹ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں موجود تھے, اور خود ان کے وزیر پانی و بجلی نے اس کے خلاف کورٹ میں جا کر جو ہے وہ فیصلہ لیا تھا اور اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا. اب اس کے بارے میں کچھ سوچا جا رہا ہے, کیا ہم ان چیزوں کو جن کو خود ختم کراتے رہے ہوں یا ختم کراتے وقت یہ سوچ رہے ہوں کہ ہمیں بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, یہ ساری چیزیں پلاننگز کے تحت ہوتی ہیں, پلاننگز یہاں پر نظر نہیں آ رہی. اس پہ کچھ بات کر لیتے, بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس ایشو پہ کچھ بات کریں گے. مہر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا اور آپ سے بھی اسی بارے میں کچھ مزید بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. نیا سرف ایکسل, یہ مشکل داغ نکالے صرف ہاف ٹائم میں. نئی ٹیٹلی گولڈ, پسند آئے تو پیسے واپس. اپنے بچے کو دیں نیسلے بنیاد, بہتر مستقبل کی مضبوط بنیاد. نیسلے, گڈ فوڈ گڈ لائف. ڈپال فیملی مکسچر, تم سے ہے گھر مکمل. نیسلے سیریلیک ہے ننھے پیٹ کی بڑی غذا. نیسلے, گڈ فوڈ گڈ لائف. جب بچہ 1 سال کا ہو جاتا ہے ہر چیز منہ میں ڈال لیتا ہے. ان چیزوں پر ہوتے ہیں بیکٹیریا جو اس کا پیٹ خراب کر دیتے ہیں. اسی لیے اس کو چاہیے نیو اینڈ امپروو نیڈو 1+40 پروٹیکٹ, جس میں ہے پری بایوٹک, پرو بایوٹکس اور امیونو نیوٹرینز جو مل کر فائٹ کرے ہارمفل بیکٹیریا سے اور بیبی کے پیٹ کو محفوظ رکھنے میں مدد کرے. نیسلے نیڈو 1+, پیٹ محفوظ, صحت بھرپور. نیسلے, گڈ فوڈ گڈ لائف. یہ کیا ہے, اور ٹی شرٹ ایسے ضدی داغ کیسے نکلیں گے؟ سرف ایکسل ہے نا, اتنا مہنگا پاؤڈر. مہنگا لگتا ہے پر ہے نہیں. سرف ایکسل کا 1 چمچ جو ضدی داغ نکالے وہ عام پاؤڈر کے 3 چمچ بھی نہ نکال پائیں. یعنی مہینے میں تمہارا 1 پیکٹ میرے 3 پیکٹ سے بہتر. سرف ایکسل کے دام پہ مت جاؤ اور پورے مہینے کا حساب لگاؤ. سرف ایکسل. شدید موسمی حالات اور ہمیشہ سے پانی کی قلت کے شکار تھر کے باسیوں کو گدلے اور آلودہ پانی کے لیے بھی میلوں تک صحرا میں سفر کرنا پڑتا تھا. اب سندھ حکومت کی کوششوں سے یہ منظر بدل رہا ہے. تھر کے ہر علاقے میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے حکومت سندھ RO پلانٹس لگا رہی ہے. خراب پانی جتے ہیں اتنے میٹھے پانی کرن لا اساں کے تمام وڈیوں اسکیموں ॾिनियूं आहिनि. हाणे 2 साल खां अॻु में जीअं ही RO प्लान शुरू कयो आहे असांखे वॾी सहूलियत थी आहे. भर पासे वारे ॻोठनि खे बि सहूलियत थी आहे. पहिरियों असांखे पाणी खूहनि में भरंदा हुआसीं. पाणी जेको ॿाड़ो हूंदो, हींअर ज़बरदस्त मिठो पाणी आहे. सुठे नमूने सुकून सां जेको भरियूं था. हींअर हुकूमत असांखे RO प्लान लॻायो, हिन में वॾो असांखे माना सहूलियत मिली आहे. तमामु ई वॾी हुकूमत सहूलियत ॾिनी आहे. मिठो पाणी आहे, सिहत लाइ बिल्कुलु भलो आहे. अब तक 150 प्लांट्स लगाए जा चुके हैं जहां से थर के लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है. इन्हें जल्द और पेट की बीमारियों से निजात मिल रही है. आने वाले चंद महीनों में थर के तमाम 250 देहात में 750 RO प्लांट्स की तंसीब का काम मुकम्मल हो जाएगा. थर के हर बासी को पीने का साफ पानी मिलेगा. थर पारकर में बुनियादी सहूलियात की फराहमी में मसरूफ अमल हुकूमत सिंध. मर्दों की टफ चिल पर लड़कियों वाली क्रीम पे असर. फेयरमेंस मेंस फेयरनेस क्रीम का डर्मीटेक कंपाउंड है खास मर्दों की जिल के लिए जो सांवलापन हटाए, चेहरे पे रौनक जगाए और सनस्क्रीन मिरेकल धूप से बचाए. फेयरमेंस मेंस फेयरनेस क्रीम बाय स्किन केयर. कभी इंक्वायरी की टेबल और टेबल पे ही रोमांस शुरू. टेबल नहीं, ये हर घर का दिल है और हर डाइनिंग टेबल के दिल में जान डालता है महफूज और पाक दूध ऑलपर्स.
नेस्ले सेरेलैक है नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। टपाल फैमिली मिक्सचर, तुमसे है घर मुकम्मल। अपने बच्चे को दे नेस्ले बुनियाद, बेहतर मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। नई टेटली गोल्ड, पसंद आए तो पैसे वापस। नया सर्फ एक्सेल, ये मुश्किल दाग निकाले सिर्फ हाफ टाइम में। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। क्यों नाकाम है हुकूमत बहरानों से निकलने के लिए और इनका खात्मा करने के लिए, इस पर हम कुछ बात कर रहे हैं। मैं इश्तियाक साहब भी हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अतीक साहब, बात हम ये कर रहे थे कि वो प्लान्स जो गुज़िश्ता हुकूमत के ये लोग कैंसिल कराते रहे हैं और उसको गैर कानूनी और गलत करार देते रहे हैं, अब उन्हीं प्लान्स पर दोबारा से काम शुरू होने जा रहा है बिजली बहरान से निपटने के लिए जो ये कर रहे थे। तो वो तमाम प्लान्स कहाँ गए जो गडानी के ऊपर हम देख रहे थे कि पावर प्रोजेक्ट का एक आगाज़ हो रहा है, थर के कोयले से ये कुछ करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह वहीं की वहीं मौजूद है। आप ठीक कह रही हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और इनके समझने के लिए भी एक एक्स्ट्रा दिमाग की ज़रूरत है। आप दिमाग में जो कुछ फीड कर रही हैं वो फीडबैक दोबारा वापस नहीं आ रहा है उस तरह से, और काफ़ी लड़ाई हो रही है कि ये हो रहा क्या है। सही। सॉल्यूशंस की तरफ थोड़ी सी बात कर ली जाए तो अच्छा होगा। जो लोकल एक्सप्लोरेशंस हैं, हमारे यहाँ ऑयल डिगिंग भी काफ़ी कामयाब है। मैं समझता हूँ कि उन ऑयल वेल्स पे अब ध्यान देना चाहिए। ये इंपोर्ट से थोड़ा निकले बाहर, रिफाइनरीज बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करें रिफाइनरीज में, अपने क्रूड ऑयल निकालें, खुद इसको करें, कुछ अपना इस पे भी ध्यान देना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का मौजूद है कि हम जी हाँ कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है हमारा, लेकिन उससे इस्तेफादा हासिल नहीं कर रहे। बिल्कुल, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरा ये कि एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जहाँ हम ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं बार बार, और दोहराता चलूँ कि एक्सपोर्ट गिर रही हैं और इंपोर्ट बढ़ रही हैं, और ये पेट्रोलियम की भी मसनूआत की कीमतें कम है, लेकिन इसके बावजूद बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा हैवी है। एक चीज़ जो सबसे बड़ी परेशान कुन है वो ये है कि हमने इस बार जब हमने देखा कि लोगों ने टैक्स दिया कि नहीं दिया, तो एक फिगर्स में सामने आई है जो मैं आपको पढ़ दूं कि हमारे पास इस बार जो 76% कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए। अब एक फिगर देकर आपको बताता हूँ, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ये भी, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि 24,000 टैक्स पेयर्स थे लास्ट ईयर। इस साल टैक्स पेयर्स 15,000 रिटर्न सिर्फ दाखिल हुए, जबकि रजिस्ट्रेशन हमारे पास 64,000 कॉर्पोरेट्स की है। 64,000 कॉर्पोरेट्स की टैक्स रिटर्न्स की हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। 24,000 ने लास्ट ईयर किया, इस साल तो गिर गया उससे भी। अब उसकी रीज़न अगर आप तलाश करने जाएं तो क्या ये लगता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से ऐसा हो रहा है, या लॉ एंड ऑर्डर है, या एनर्जी क्राइसिस है? मतलब हम कौन कौन से बहाने ढूंढेंगे? मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये है कि जो हमारे टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज है, ये भी सेनेटर साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, मुझे कहने दीजिए, उनको एक हरासमेंट है टैक्स पेयर्स को, उस टैक्स पेयर्स की हरासमेंट से उस टैक्स पेयर को निकालना हुआ। देखिए, मैंने कई दफ़ा ये बात की कि जिससे सबक याद किया आपने उसी की छुट्टी बंद कर दी। अगर मैं टैक्स पे करता हूँ तो भाई मुझसे तो आराम से पेश आओ, मुझसे पूछो किस तरह टैक्स देना है, मेरे प्रॉब्लम्स क्या है। आप मेरे साथ ही क्यों मुझे नोटिस पे नोटिस एसआरओ पे एसआरओ दिए जा रहे हो? आप उन लोगों को टैक्स नेट पे लेके आओ ना जो टैक्स नहीं दे रहे, आप उनकी तलाश शुरू करो। इस हरासमेंट से भी तो निकालो ना अवाम को। जहां पेट्रोलियम की मसनूआत की प्रॉब्लम हो रही है, जहां पेट्रोलियम की प्रॉब्लम हो रही है, वहां ये टैक्स वाली भी एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम जो और हम कंसीडर करते हैं और वो दूर नहीं हो रही, वो ये है कि बैंक जो हमारे, उन्होंने चीप कैपिटल रखा हुआ नहीं है। अगर कारोबारी इंसान को चीप कैपिटल नहीं मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग नहीं होगी, तो कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा। बार बार आपको फाइनेंस की जरूरत है, वो आपको अवेलेबल नहीं है। बैंक का सारा पैसा 4.474 ट्रिलियन रुपीस गवर्नमेंट के पेपर्स में इन्वेस्ट हो गया। अब ये सारा का सारा अगर गवर्नमेंट बोरोइंग में चला जाए और गवर्नमेंट उसके बावजूद उसके हालात इतने खराब रहे और बैंक्स भी खाली हो जाए और आवाम के लिए वो पैसे भी नहीं मिले जिससे वो कारोबार करे, तो सबसे ज्यादा सिसकता कौन है? एसएमईज इस मुल्क का, जो इसकी बैकबोन है। अगर आप एसएमईज का गला दबो देंगे तो फिर मुल्क तरक्की कहां से करेगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगी? ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पे सीरियस हैं और आगे बढ़े। किसी की भी गवर्नमेंट हो, ये मेन फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। बार बार इस तरफ ध्यान दिलाया जाता है कि एसएमई सेक्टर की तरफ ध्यान देना चाहिए।
टैक्स नेट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की जरूरत है। कुछ ऐसा लगता है कि जिसका जो काम है वो काम नहीं कर रहा, बल्कि वो काम कर रहा है जो उसका काम नहीं है। बिलखुसूस अगर हम अभी मौजूदा सूरत हाल देख लें तो अमन अमान से निमटने के लिए जो इस वक्त दहशतगर्दी प्लान पर अमल दरामद जारी है, एक्शन प्लान के हवाले से सब वुज़रा, सब मिनिस्ट्रीज, सब सियासी जमातें उस एक इशू पर हमें काम करती हुई नजर आ रही हैं और दीगर इश्यूज कहीं पीछे रह गए, जिसकी वजह से अब हमें इस तरह से सीरीज में ये मसाइल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जब प्रॉब्लम्स की बात हुई तो सिर्फ एक लाइन बोलने की इजाजत दे दीजिए कि आपकी हेल्थ सर्विसेज बजाय इसके कि इंप्रूव हो वो और गिरती चली जा रही है। एजुकेशन का भी सेक्टर बहुत खराब है। ये सारे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो तब सांसें आएंगी लोगों को, और एक कॉमन आदमी को सांस आएगी तो मुल्क चलेगा ना, वरना कैसे चलेगा। ठीक है, मेहर साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मेहर साहब, क्या वाकई ऐसा है कि सब लोग एक चीज के पीछे लग जाते हैं और बाकी चीजें कहीं पर से पर्दा चली जाती हैं, इसलिए उधर मसाइल खड़े हो जाते हैं, फिर किसी एक नई चीज के पीछे आते हैं, तो जो डिवाइड हुए में है सब लोगों के जो आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, अगर आप ये कहें कि वो सिर्फ एक इशू है, तो मैं समझता हूँ वो एक इशू नहीं है। वो एक इशू जो है तमाम जो बाकी इश्यूज हैं उन पे असरअंदाज होता है। यानी कि अगर आप ये कहें कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है तो यकीनन इन्वेस्टर नहीं आएगा, कोई भी बंदा बाहर से, बल्कि यहाँ का भी इन्वेस्टर वो भी बाहर भाग रहा है। तो कहने का मकसद है कि अगर ये कहें कि भाई एक इशू है, मेरा ख्याल ये है कि वो तमाम इश्यूज की है, समझ लें बीमारी है। तमाम इश्यूज की जड़ कह रहे हैं ना, लेकिन ये सब इश्यूज एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर बिजली नहीं होगी तो भी रिलेटेड है, तो भी नहीं आएगा, अमनो अमान नहीं होगा तो भी नहीं आएगा, पानी नहीं होगा तो भी नहीं आएगा, तो दीगर इश्यूज वही ना। तो हमारे तो जो मल्टीपल है ना कि एनर्जी क्राइसिस भी हुआ, इधर से ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला, मैंने तो कहा ये तो ज्यादा बड़ा मसला है। तो ये कहने का ये इसे एक इशू अपना हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हमें ना मैकेनिज्म पे जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। ये आगे पे जो इशू हुआ है, अगर मैकेनिज्म मेरा ख्याल है कि अगर मौजूद हो तो ये ऐसी सिचुएशन पे नहीं क्रिएट हो सकती कि हर चीज का सिस्टम, जैसे अभी भाई कह रहे थे, दुरुस्त कह रहे हैं कि हमने एक्सप्लोर ही नहीं किए जो हमारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि सारी कौमें जो डेवलप कौमें हैं उन्होंने एक सर्टन परसेंटेज रखी होती है कि इतनी हम इस चीज पे खर्च करेंगे, इतनी इस पे खर्च करेंगे। हमने क्या डांगर बहु काम हम करते हैं, हमें मैकेनिज्म को दुरुस्त करना है। और ये जैसे बता रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं कि हर तरफ से मसाइल हैं, चाहे वो तालीम के हैं, हेल्थ के हैं, हमें सभी को एड्रेस करना है। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये अल्लाह ताला करेगा कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही थी, उसको भी इसी तरह से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। देखिए पीपल्स पार्टी क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन शायद पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी के साथ ना मिलाए ना होनी चाहिए। देखिए पीपल्स पार्टी ने जो 5 साल किया, मेरा ख्याल है कि अगर वो भी कुछ ना कुछ एफर्ट करते और एफर्ट होती और कुछ ना कुछ, तो शायद आज मसाइल कम होते। लेकिन बहरहाल अब हम लाजी में जा नहीं सकते आज, क्योंकि देखिए आज ये हमारी जिम्मेदारी है ये सारे मसाइल जो है, लेकिन ये है कि इसे वक्त लगेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन मुंतकिल हुए जी पिछले हुकूमत से। मेरा ख्याल ये है कि जब हमें इक़्तिदार मिला था तो हमने एनर्जी के लिए बड़े मंसूबे लेकर आए थे, और हम जो है उस वक्त हम 70% तक हमने इलेक्ट्रिक का बहरान काबू करने की कोशिश की थी, जो कि इस वक्त जो है वो घटकर 40 और 50% तक पहुंच गई है। अब ये जो रेंटल पावर्स हैं जिस पर ये दोबारा आ रहे हैं, इस पर हमने शुरू किया तो इन्हीं के ख्वाजा आसफ साहब थे, सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी के पास चले गए। इफ्तिखार चौधरी ने भी माशाल्लाह बड़ा अपना पीपल्स पार्टी के खिलाफ उनका जो बायस्ड रवैया रहा है वो सारी दुनिया को पता है, और वो मुस्लिम लीग नून के सपोर्ट में ही रहा है। तो इसके बावजूद हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने मुश्किल वक्तों में मुस्लिम लीग का जमकर हमने साथ दिया, डेमोक्रेसी के खातिर। इक़्तिदार की मुंतकली के साथ पीपल्स पार्टी ने मसाइल भी मुंतकिल किए हैं। देखिए मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रिक का जो बहरान है वो आखिरी वक्तों में हम जो है 70% तक लेकर मतलब कंट्रोल किया था। ये खैर ये शिकायत तो उस वक्त भी मौजूद थी। नहीं 70% तक, ये तो अभी ये घट करके 50% तक आए हैं, मतलब इलेक्ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, रेशो वाइज अगर आप देखें तो आपके वक्त में कम पेट्रोल का बहरान हमारे पास कभी नहीं हुआ था। उसके बाद जो है गैस का भी बहरान हमने कम करने की कोशिश की थी। तो ये तो माशाल्लाह जो है जो चीजें हमने की थी रेंटल पावर, उस पर ये जा रहे हैं दोबारा।
जी, आप उनकी पॉलिसीज से मुस्तफीद हो रहे हैं और उन्हीं पॉलिसीज पर अमल दरामद करना चाह रहे हैं जिनसे पीपल्स पार्टी जो है वो बुरहानों से निकालने में कामयाब हुई थी मुल्क को, कुछ ऐसा ही है मेहर साहब? चले जी, अगर ये कहते हैं कि उन्होंने बुरहानों से निकाला, यकीनन उन्होंने अपनी लेवल पे जो भी कोशिश की उन्होंने की है। यकीनन उस वक्त भी उन्होंने कुछ बेहतर काम तो किए अपने लेवल पे, जैसे 18वीं तरमीम उन्होंने की और बातें थी। लेकिन बात ये है कि आज ये अब कहें कि मैंने तो पहले ही कहा कि हम माजी में नहीं जाना चाहते, आज हम ही जिम्मेदार हैं सारी चीज़ों के। लेकिन ये है इंशाल्लाह ताला, ये जैसे भाई बता रहे हैं, मैं कहता हूँ इंशाल्लाह 3 साल जब ये गुजरेंगे हमारे बकाया, तो आप देखेंगे कि मुल्क कहीं ना कहीं खड़ा होगा इंशाल्लाह ताला। और ये जो कह रहे हैं कि ममालिक के सफ में खड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं सर मुस्तकबिल में, कहीं ना कहीं तो इंशाल्लाह खड़ा हुआ वही होगा। लेकिन हम तरक्की का सफर तय करना चाहते हैं। मेरी बात सुने, तरक्की का सफर तो ये है कि अभी तो हम नेगेटिव में हैं। अच्छा, अभी तो हम 0 पे भी नहीं आए, मेरा ख्याल है। जब हम 0 से आएंगे तो फिर प्लस की तरफ जाएंगे ना। कुछ ज्यादा में छोड़ के जाएंगे 3 साल बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कुछ ना कुछ तो कर जाएगी कि 0 से आगे की पोजीशन पर आ जाए मुल्क इंशाल्लाह ताला। आप बेहतरी की उम्मीद रखिए। ये जो नए प्रोजेक्ट्स हैं जब वर्किंग कंडीशन में आएंगे, ये गैस का मामला थोड़ा हल होगा, ये इंडस्ट्री को हम पूरी तरह चला पाएंगे सारे, तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में बेहतरी आएगी। मुल्क आगे सर बड़ा ग्रेशियसली आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, हम आपके बड़े मशकूर हैं और आप एडमिट भी कर रहे हैं। जहाँ डिफरेंट प्रॉब्लम्स का मैं इश्तियाक साहब की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हम लोग हमेशा डेट सर्विसिंग की प्रॉब्लम्स में रहते हैं, हमारे रिजल्ट्स प्रेशर में आ जाते हैं। अब इस वक्त रिजल्ट्स की कंडीशंस बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी कंडीशंस है, बिकॉज हमने बहुत सारे लोन्स लिए हुए, उसके पैसे हमें आए हुए। अब जब दोबारा हमारी डेट सर्विसिंग आएगी और वो पैसे भी अगर निकल गए तो हमारे रिजल्ट्स पे जो प्रेशर आएगा तो वो कितना भयानक होगा, वो हम सोच भी नहीं सकते। तो हम मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते इस बात के कि हम न्यू लोन्स लें, उनके इंटरेस्ट पे करें, उनको मल्टीप्लाई करते रहें। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने जल्दी हो आप अपने बड़ों को भी कहें और आप खुद भी